नौजवान साथी। साथियों, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा दिलों की धड़कन भाई आकाश आनंद जी मंच पर आ चुके हैं। हम जोरदार नारों से उनका स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानव कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानव कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्य बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, हमारे लोकप्रिय नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं एक बार आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से आप उनका गड़गड़ाहट से माननीय आकाश आनंद जी का स्वागत करें। अब मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा दिलों की धड़कन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित भाई आकाश आनंद जी से आग्रह करूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब के चित्र पर माल्यार्पण करें। माननीय श्री आकाश आनंद जी, मैं नारा लगाऊंगा साथियों, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे, मान्य बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे। अब हमारे प्रत्याशी भाई श्री सुरेश सिंह जी भी, माननीय पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी और माननीय गोरेलाल जाटव जी भी बाबा साहब और मानव काशीराम पर माल्यार्पण करें। सम्मानित साथियों, अब मैं अपने जिले के पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से मंडल के प्रभारी बड़े भाई श्री गोरेलाल जाटव जी, मंडल के प्रभारी श्री तारा सिंह आजाद जी और श्री सत्यप्रकाश करदम जी, और उनके साथ में हमारे जिले के अध्यक्ष श्री गोवर्धन सिंह जी, जिले के प्रभारी हेमेंद्र जी, श्री डॉक्टर अमर सिंह जी, बड़ी माला जो 51 किलो की माला से हमारे मुख्य अतिथि जी माननीय आकाश आनंद जी का बड़ी 51 किलो की माला से स्वागत करेंगे। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। जोरदार नारे लगाएं साथियों, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। जोरदार नारे लगाएं साथियों, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं हमारे इस मथुरा संसदीय क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी
चौधरी सुरेश सिंह जी के चुनाव अभिकर्ता हमारे जिले के अध्यक्ष, अरे यार तुम बुके पे लाओ ना, हाथ में दो। अब मैं श्री ओम प्रकाश बघेल जी जो जिले के महामंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बुके देकर माननीय श्री नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश बघेल जी। इसी के साथ साथ दूसरे साथी श्री हरिचंद प्रजापति जी भी बुके देकर माननीय मुख्य अतिथि श्री आकाश आनंद जी का स्वागत करें। डॉक्टर एसपी सिंह वाल्मीकि जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और माननीय श्री आकाश आनंद जी जो हमारे मुख्य अतिथि उनका स्वागत करें, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी का। श्री बबलू गुजर जी, श्री बबलू गुजर जी, श्री हमारे श्री हेमेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए, माननीय श्री नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का स्वागत करें। अब मैं अपने जिले के जुझारू संघर्षशील जिलाध्यक्ष श्री गोवर्धन जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी का माला पहना करके स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर गुल मोहम्मद जी, अब मैं ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले श्री रामेश्वर जी कलुआ ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, वो स्वागत करें। अब मैं आगरा मंडल के मुख्य प्रभारी बड़े भाई श्री गोयलाल जाटव जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इस विशाल चुनावी जनसभा के मुख्य अतिथि माननीय श्री आकाश आनंद जी का बुके देकर स्वागत करें। माननीय श्री गोयलाल जाटव जी, ये श्री रामेश्वर ठाकुर जी हैं। अब मैं श्री सत्यप्रकाश करदम जी और दूसरे हमारे मंडल के प्रभारी श्री दारा सिंह आजाद जी, वह भी बुके देकर माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। हमारे दोनों जिले के प्रभारी श्री अमर सिंह जी, श्री हेमेंद्र जी निकल। अब मैं चौधरी सुरेश सिंह जी जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव अभिकर्ता मुख्य इलेक्शन एजेंट श्री देवी सिंह कुंतल जी वो आए और माननीय श्री नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी का स्वागत करें। श्री देवी सिंह कुंतल जी। अब मैं जिनके समर्थन में आज हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि श्री आकाश आनंद जी आए हुए हैं, जिन्हें जिताने के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मथुरा संसदीय क्षेत्र से चौधरी सुरेश सिंह जी बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी देकर हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री सुरेश सिंह जी, जोरदार तालियों से साथियों का गड़ाहट से आप माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अब मैं इस स्वागत के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए तुम ले आओ खड़े हो। अब मैं इस स्वागत के कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हुए ये हमारे पार्षद दल के नेता अब मैं साथियों, सम्मानित साथियों, जो किसी भी परिचय से मोहताज नहीं है, 8 बार के सम्मानित विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे माननीय पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही मैं माननीय पूर्व मंत्री माननीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस विशाल चुनावी जनसभा को
संबोधित करने का संक्षेप में कष्ट करें। और इससे पूर्व मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता माननीय बहन जी द्वारा आगरा मंडल की मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मैं भी माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, आदरणीय हेमंत प्रताप सिंह फिरोजाबाद, आदरणीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया। संक्षेप करेंगे। आज बहुत गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में संपूर्ण ब्रजवासी ब्रजभूमि के कोने कोने से आकर के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी का सारी ब्रजभूमि वाणी से, हृदय से, नाभि से अभिनंदन करती है इस भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के अवसर पर। और ये ओकेजन कभी कभी मिलते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का परिवार है और आज ईद का दिन भी है। और इस ईद के अवसर पर सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग सारे मुसलमान भाइयों को हम ईद मुबारकबाद कबूल करने के लिए आग्रह करते हैं। और 2 दिन बाद पूज्य बाबा साहब की अंबेडकर जयंती भी है। और आज इस बीच में हमारे पास हमारे राष्ट्रीय नेता आए हैं और पूज्य बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी की जो दीपम ज्योति नमस्ते है, उस दीपक को लेकर के हमारे बीच में आए हैं। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि माननीय आकाश आनंद जी, ये तमाम नौजवान यहां बैठा विराजमान हैं, आप अपनी ज्योति इन्हें थमाइए और ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाकर के उस ज्योति को घर घर पहुंचाएंगे और दीपम ज्योति नमस्ते करते हुए इस नीले झंडे को फहराएंगे। ये डंका की चोट ऐलान करते हैं। और आज इसलिए है, सुरेश जी जो आपके प्रत्याशी हैं, वो ब्रजभूमि के रहने वाले हैं। मित्रों, हैं कि नहीं है ये बताओ जरा। हम किसी की जिंदगी में हमने कभी क्रिटिक और आलोचना नहीं की है और आज भी हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। सिर्फ इतना जरूर कहेंगे, कोई प्रत्याशी अच्छा अगर होगा तो इस मंच पर हम राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के अपने नेता के सामने ये यकीन और विश्वास की ज्योति को प्रज्वलित करेंगे कि सुरेश उन सबसे अच्छे कैंडिडेट का नाम सुरेश चौधरी है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। सबसे बड़ी चुनौती
एक चुनौती तो है, सुरेश से तुम कभी भी किसी वक्त कहीं मिल सकते हो। भाई आकाश आनंद जी, इससे बड़ा साक्षी कोई हमारा नहीं हो सकता है। ये जनता हमारी सर्वोपरि है, यही सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारी हाई कोर्ट भी है। और इस चुनौती के साथ कभी हमको आपसे हमसे मिलने में कोई दिक्कत होती है, कभी भी ईमानदारी के साथ बताओ। तो आज जो भाजपा की प्रत्याशी कोई हैं, आलोचना नहीं है, उनसे मिलने के लिए तो पहले गंगा जी जाओ और गंगा जल डाल के आओ, तब मिलने जाना पड़ेगा। इतना पैसा किसके पास है? और ये तो गिरिराज की भूमि के हैं, और भगवान कृष्ण ने तर्जनी पे गिरिराज को उठाया था, और गिरिराज की तलेटी के हैं सुरेश जी। और गिरिराज की तलेटी के होने के बाद आज आदरणीय आकाश आनंद जी तुम्हें पुकारने आए हैं। शांत रहो बेटा, तुम्हें पुकारने आए हैं। हे ब्रजवासियों, हमारी मदद करो, सर्वधर्म संभाव के लिए करो, संप्रभुता के लिए करो, रचना के लिए करो, निर्माण के लिए करो, विकास के लिए कहो, और इस पूज्य बाबा साहब के लिए जो हमारे गीता और रामायण से ज्यादा पवित्र ग्रंथ है, संविधान को बचाने के लिए हमारी मदद करो। अब मैं इस अवसर पर इसलिए बस इतना ही कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि इस अवसर पर भगवान कृष्ण ने तुम्हें पुकारा था, नहीं पुकारा था कि हे ब्रजवासियों, कि थोड़ो थोड़ो देव सहारो और गिरन पर ये आवाज पूरी क्यों नहीं आई? थोड़ो थोड़ो देव सहारो और गिरन पर ये गिरबर। आज इस गिरबर को संभालने की आवश्यकता है, और इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं तो जगह जगह जाऊंगा और कहूंगा भी। आज हमारे नेता पहली बार आए हैं, आज पहली बार आकाश आनंद जी आप ये इस भूमि पर आए हैं, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि जैसे भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया था ना, ऐसे शंखनाद करो कि नीला झंडा दिल्ली में फहर जाए। इतना ही आग्रह करूंगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के जुझारू, संघर्षशील, लोकप्रिय, जनप्रिय प्रत्याशी चौधरी सुरेश सिंह जी, जो पूर्व IRS अधिकारी हैं, वो आए और संबोधित करने की कृपा करें। माननीय चौधरी सुरेश सिंह जी, और जोरदार तालियों से साथियों आप अपने प्रत्याशी चौधरी सुरेश सिंह जी का स्वागत करें। जय भीम, राम राम साहब। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फुले जी, संविधान निर्माता पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन जी, जो 4 बार बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, उनको नेता मान के
उनका भी नमन करता हूं। इस पावन भूमि पे, ब्रज भूमि पे हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी का मैं बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मंचासीन हमारे सबके चहेते पूजनीय 8 बार के विधायक और मंत्री जी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, और इस पे मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर गोरेलाल जी, हेमंत कुमार जी और सभी सम्मानित अन्य पदाधिकारी, और मैं आप बताता हूं, मैं आपका नमन और वंदन और प्रणाम करता हूं। आप देख रहे हैं 10 साल से आपने अभी तक सांसद को देखा है कभी कि आपके ऐसे सांसद हैं आप उनको वोट दे दें और बाहर चले जाएं? आप चाहते हो? मेरा आपसे निवेदन है कि अतिथि को विदा करिए ताकि आप लोग ही सांसद कहीं नहीं मिलती, पूछने पे भी नहीं। आप तो छोड़िए, मैं एक अधिकारी रहा हूं और जो इतने बड़े पदों पे आसीन हैं वो भी नहीं मिल सकते हैं। विकास सांसद आपका प्रतिनिधि होता है और जिले का विकास कराता है। आप विकास देखिए, मैं तो गांव में रहता हूं, तलहटी में मथुरा आने जाने का और पूरा घूमने का रहता है। देखिए अब रोडों की हालत क्या है, हर जगह जाम मिलता है, धार्मिक स्थलों पे सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, सभी लोग परेशान हैं। तो विकास तो मथुरा का चाहते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये जो है ब्रिज है, मथुरा है, यहाँ पर लोगों ने शासन किया है, द्वारका तक गए हुए हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा बाहर के लोग आके यहाँ पर शासन करें? आपको मंजूर है? यदि आपको मंजूर नहीं है तो आप हमको लेके आइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, किसान का बेटा हूं, बड़ा अधिकारी रहा हूं। अधिकारी रहने के बाद मैं अपने ही गांव में रहता हूं, कहीं बाहर नहीं जाता। आपकी सेवा में हर समय मौजूद रहूंगा, आपके दुख सुख में साथ ही रहूंगा। कोई भी काम पड़ेगा आपको सांसद ढूंढना नहीं पड़ेगा, सांसद आपके द्वार पे होगा। मेरा नारा है सांसद आपके द्वार। आप फोन करोगे, कुछ भी करेंगे तो मैं आपके पास मौजूद रहूंगा, हर समय आपके सुख साथ में काम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम, राम राम सा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सुरेश सिंह जी। अब मैं साथियों जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है, मैं कोई बीच में बाधा बनने नहीं चाहता, लेकिन 2 मिनट में साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी साथियों एक मिशन है जो इस देश में दबे कुचले शोषित पीड़ित
दलितों पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में प्रमुख रूप से महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब ने संघर्ष किया, जिसका आज कुशल नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 6 दिसंबर 1956 को जब उनका परिनिर्वाण दिवस हो गया तो साथियों इस बहुजन मूवमेंट की गति थोड़ी धीमी पड़ गई। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को साथियों उत्तराधिकारी घोषित किया और इस बहुजन मूवमेंट का नेतृत्व माननीय बहन जी को किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कि ये बहुजन मूवमेंट की गति कभी भी धीमी ना पड़े, निरंतर ये बहुजन मूवमेंट आगे चलता रहे साथियों। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय बहन जी ने पार्टी के कई जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेटरों को साथियों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर, कई बार राज्यसभा बनाकर, कई बार एमएलसी बनाकर इस बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे ले जाने के लिए कई युवाओं को जिम्मेवारी दी। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों, वो सभी लोग अपनी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। कई बार विधायक बनने के बाद, कई बार राज्यसभा बनने के बाद वो साथियों आराम तलवी की जिंदगी गुजारने में लगे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को धोखा देने का काम किया। इसी समय साथियों माननीय श्री आकाश आनंद जी लंदन से शिक्षा प्राप्त कर जब अपने देश में वापस लौटे तो उन्हें भी चिंतित हुई, क्योंकि वे भी एक संघर्षशील परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब मैं अपना पूरा जीवन अब आराम तलवी या वैसे नहीं गुजारूंगा, अब मैं अपना पूरा जीवन अपने परिवार की तरह माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पद चिन्हों पर चलकर इस बहुजन मूवमेंट के लिए समर्पित करना चाहता हूं साथियों। तब हम सब लोगों ने साथियों आपने देखा कि इस देश के पूरे युवाओं की ये चाहत थी और पार्टी के जिम्मेवार लोगों की चाहत थी। सभी लोगों ने माननीय बहन जी से अनुरोध किया, निवेदन किया। तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भाई श्री आकाश आनंद जी को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर साथियों माननीय बहन जी ने उनको जिम्मेवारी दी। जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भाई श्री आकाश आनंद जी को जिम्मेवारी दी तो भाई आकाश आनंद जी ने एक दिन भी व्यर्थ नहीं किया। इस मिशन और मूवमेंट के लिए अपने आप को समर्पित कर पूरे देश के अंदर बहुजन महापुरुषों के मिशन और मूवमेंट का अलग जगाने का काम किया और उस कड़ी में भाई श्री आकाश आनंद जी खड़े उतरे। तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों 10 दिसंबर 2023 को ये हम सब लोगों के आग्रह पर, पार्टी के सीनियर साथियों के आग्रह पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भाई श्री आकाश आनंद जी को एकमात्र अपना उत्तराधिकारी घोषित किया साथियों। इसके लिए हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। और भाई आकाश आनंद जी ने भी अपना जीवन बहुजन महापुरुषों के मिशन और मूवमेंट के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस संघर्ष की राह पर वो चलने के लिए तैयार हुए, इसके लिए हम उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अब हमें यह सुनिश्चित हो गया है, उन्होंने जैसा कर दिखाया है, माननीय बहन जी ने उन्हें जिम्मेवारी दी है, तब से उन्होंने निरंतर इस मूवमेंट के लिए लग गए हैं साथियों। तो हमें पूरा विश्वास है और ये सुनिश्चित है कि अब बहुजन मूवमेंट आगे हमेशा के लिए एक सुरक्षित हाथों में पहुंच गया साथियों। इसी के साथ अब मैं आपको बीच में बाधा न बनते हुए अपने माननीय श्री नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई श्री आकाश आनंद जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करने की कृपा करें और आप नारे में मेरा साथ दें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।
भाई आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं यहां मौजूद हमारे सभी मुसलमान भाइयों और बहनों, माताओं को ईद की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ आज हमारे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती है, तो उनको भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं यहां मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, आज आप इतनी गर्मी में हमें सुनने आए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज ये चुनावी जनसभा को सफल करने में हमारे सभी बड़े छोटे नेतागण, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, अपनी बात आप सबके बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, आप सबकी लोकप्रिय हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 वे बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल महत्वपूर्ण राज्य के 4 बार अपनी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और इनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज
अभी हम सब लोकसभा चुनाव के बीच में हैं और इस चुनाव में पहले चुनावों की तरह ही हमारा दुश्मन साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, इस दुश्मन को आपको समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? साथियों, ये दुश्मन आपसे, आपके मूवमेंट पे सीधा वार नहीं करते। ये बहुत समझदार हैं। ये आप पे कभी सामने से आके वार नहीं करेंगे। ये आपके बीच में छुपकर, आपके जैसे बनकर बहरूपियों की तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। साथियों, इनमें और हमारे सच्चे कार्यकर्ता में, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता में फर्क करना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत बारीकी से इनको समझना होगा। साथियों, ये भी नीला पटका पहनेंगे, ये भी नीली टोपी पहनेंगे, ये भी बाबा साहब के नारे लगाएंगे, ये भी मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे, परंतु जब बात आपकी नेता के बारे में आएगी तो उनके लिए बोलेंगे, अरे बहन जी तो थोड़ा सा उम्र में बढ़ चुकी हैं, अपने समाज से दूर हो चुकी हैं। ये फिर विरोधी पार्टियों के नेताओं की तारीफ करेंगे। साथियों, यहीं पे आपको उनको पकड़ना है जो आपके बीच में रहकर अपने आप को नेता बताए या विपक्षी नेताओं को आपका शुभचिंतक बताए, उनसे आपको संभल के रहना होगा। साथियों, यही इन बहरूपियों की पहचान है जो आपके मूवमेंट को कमजोर करते हैं। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ बोलता है, जो बहन जी के संघर्षों को छोटा और कम बताता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों, इसी क्रम में पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है। साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें। साथियों, आपका रिश्ता बहन जी से सीधा है। उसमें ना मैं बीच में आऊंगा, ना कोई पदाधिकारी बीच में आएगा। आपकी बात सीधा बहन जी से होगी, आपका मैसेज सीधा बहन जी तक पहुंचेगा और वो आपका सीधा काम करेंगे। साथियों, जब भी आप वोट डालते हैं किसी के कहने पर, आप 2 बार सोचिए कि वो क्या कह रहा है। क्या वो आपके हकों की बात कर रहा है? क्या वो आपके बहन जी के अच्छे की बात कर रहा है? क्या वो मान्यवर साहब के अच्छों की बात कर रहा है? अगर उसने ये बातें करी है तो आप हाथी का बटन दबाएं और आगे बढ़ जाएं। अगर उसने आपको भटकाने की कोशिश करी, अगर उसने बहुजन की बात करी और बोला कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, अल्लाह अनाला फलाना पार्टी को वोट दो, तो साथियों समझ जाइए वो बहरूपिया आपके सामने खड़ा है। साथियों, पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये आप लोगों के बीच में एक अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उस पर किताबों का बोझ है, परंतु ये आपको सच नहीं बताएंगे। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा ये विपक्षी पार्टियों ने
16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है, पर आपकी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया इन धरना सेठों से नहीं लिया। साथियों, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर 25 राजनीतिक दलों ने इन नेताओं से, इन धरना सेठों से 16,500 करोड़ रुपए लिए, परंतु आपकी बीएसपी आज ही नहीं बल्कि जब से बीएसपी स्थापित हुई है तब से अपने कार्यकर्ताओं के तन, मन और धन से इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी अपने सच्चे कार्यकर्ताओं के तन, मन, धन से ही लड़ती जाएगी। साथियों, ये जो बहरूपीय किताबों का बोझ बोलते हैं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से सुना है, अपने सच्चे कार्यकर्ताओं से, शुभचिंतकों से सुना है कि सर, भैया, ये किताबों का बोझ नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। अपने बाबा साहब, अपने मान्यवर साहब, अपनी बहन जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको बोझ नहीं, अपना कर्तव्य मानते हैं। तो साथियों, अगली बारी कोई बहरूपिया आपके सामने दिखे तो उस बहरूपिये से भिड़ना नहीं, लड़ना नहीं, उसको समझ दे, उसको रहने देना, उसको छोड़ देना, उसको यही सोचने देना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि किसी बेवकूफ को बेवकूफ बनाना है तो उसे रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे समझने दीजिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कभी भी उस बेवकूफ को मत बताना कि तुझे हम सब जानते और पहचानते हैं, क्योंकि अगर आपने उसे सतर्क कर दिया तो वो अपना रूप बदल लेगा, वो आपके बीच में फिर दूसरी बातें करेगा, वो फिर छुप जाएगा। उसको समझिए, उसको पहचानिए और उससे अपने आप दूर हो जाइए। ऐसे लोगों से आपको ना बात करने की जरूरत, ना उनको सुनने की जरूरत। आपको अपनी बहन जी की बात सुननी है, आपको अपनी बहन जी पे भरोसा है। आप अपने हाथी को वोट दीजिए और बहन जी के यहाँ हाथ मजबूत करने का काम कीजिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। हमारी पार्टी की तरह ही आप लोगों का वोट लुभाने के लिए, आप लोगों का वोट छीनने के लिए और भी पार्टियां मैदान में आएंगी, और भी पार्टियां आप लोगों से अपने मीठे मीठे वादे करने आएंगी, परंतु इस बारी आपको उनके वादे नहीं सुनने। इस बारी आपको उनसे सवाल करना है, उनसे सवाल करना है कि जब भारत की जनता ने तुम्हें पिछले 10 साल से सत्ता में बिठा के रखा है तो तुमने आज तक हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया। आपको सवाल करना है, क्योंकि हमारा युवा साथी यहां बैठा हुआ बता सकता है कि भैया पिछले 10 साल में नौकरी तो मिली नहीं, हमारे हाथ में कटोरा थमा के गए हैं। तो अब हमारे युवा साथी आगे बढ़ चढ़ कर उन रैलियों में जाकर उनको कटोरा हाथ में थमाएंगे जब वो आपसे वोट मांगेंगे। तो साथियों, सवाल कीजिए कि पिछले 10 साल में आपने हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया। मैं आप लोगों के बीच में 3 मुद्दों पे उनका रिकॉर्ड छोड़ के जा रहा हूं। आप उनसे इन 3 मुद्दों पे जरूर सवाल कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि पिछले 10 साल में आप बीजेपी की सरकार चला रहे हैं भारत में, तो आपने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया, हमारे रोजगार के लिए क्या किया। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारा पेट खाली है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारे माँ बाप सड़क पे भूखे घूम रहे हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हम अपनी इज्जत से अपना सर उठाकर नहीं जी सकते। पहला धर्म हमारा रोजगार है, पहला धर्म हमारी शिक्षा है, पहला धर्म हमारा रोजगार है। साथियों, भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों की शिक्षा के नाम पर क्या मजाक किया है, मैं आपके सामने 3 मुद्दे रखता हूं, 3 पॉइंट्स रखता हूं। साथियों, शिक्षा के नाम पर पिछले कुछ सालों से आपने क्या सुना, न्यूज़पेपर्स में
न्यूज चैनल्स पे, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे यही सुनते हैं ना कि यहां फलाना स्टेट में इस डिपार्टमेंट का पेपर लीक हो गया, एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं। हमारा युवा साथी सालों तक पढ़ता है इस उम्मीद से कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो अपने माँ बाप का, वो अपना माँ बाप का लाठी बनकर खड़ा हो जाएगा, उन अपने माँ बाप को मदद कर पाएगा आर्थिक तौर से। परंतु जब वो बेचारा मेहनत कर कर इन नौकरियों के लिए एंट्रेंस पेपर देता है इस उम्मीद से कि मैं भी रोजगार में हूंगा, मैं भी अपने माँ बापों की मदद करूंगा, उसे कितना बुरा लगता होगा जब उसे सुनने को मिलता होगा कि जिस पेपर में वो बैठा था वो पेपर ही लीक हो गया और सरकार को बहाना मिल जाता है वो नौकरियां रद्द करने का। साथियों, इस बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गुना भाग नहीं कर पाते। आज बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते और पढ़ पाते। साथियों, यहां केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, परंतु हकीकत तो यह है कि 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है और उन 25% स्कूलों में जहां पे एक आधा कंप्यूटर है तो उसमें 25% से ज्यादा के स्कूलों में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। साथियों, आपके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ किया है इन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझते हैं कि इस शिक्षा से खिलवाड़ करने का मतलब क्या है। साथियों, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे रोजगार में, कैसे नौकरियां पाएंगे, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे, कैसे आने वाले भविष्य को, वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे? बताइए साथियों, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगर उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आएगी तो? साथियों, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े शातिर तरीके से आपके भविष्य को खत्म करने की तैयारी की है। आपके बच्चों को अनपढ़ रखने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक समुदाय पढ़ नहीं सकता तो अपने संघर्षों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेगा। और अगर उसे अपने इतिहास के बारे में नहीं पता होगा तो उस पे वो बड़े आराम से शासक कर सकते हैं, उस पे बड़े आराम से राज कर सकते हैं। ये उन्होंने पहला कदम चला है हमारे बहुजन समाज पे राज करने के लिए। उन्होंने फिर से धोखा दिया है साथियों। तो साथियों, रही बात शिक्षा की, अगर किसी तरह हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए तो बेचारे रोजगार के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। अब रोजगार का क्या हाल है, मैं आपको फिर से 3 पॉइंट बताता हूं। साथियों, 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में। बीजेपी की सरकार से चलते हुए आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, इनकी सरकार चलते हुए ऐसी खबरें बहुत आम हैं। मैं आपको एक खबर सुना के दिखाता हूं। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपरों में आम हेडलाइंस है। साथियों, अगर एक बच्चा पीएचडी कर रहा है, अगर एक बच्चा पीएचडी स्कॉलर है, अगर एक बच्चा ग्रेजुएट है, तो क्या उसे क्लास 4 की नौकरी करनी चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशन 5वीं पास है? साथियों, इसका क्या मतलब है? इन्होंने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया? इन्होंने हमारे युवाओं के बल पर मंदिरों का नाम लिया, बोला कि इन्हें नौकरियां देंगे, इन्हें भटकाने का काम किया। बदले में क्या दिया? क्या दिया? कटोरा। तो साथियों, इस बारी क्या दोगे इनको वोट मांगने पर? बहुत बड़ा खाली कटोरा।
इनको वापस इनका कटोरा थमा के भेज दीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा कि हमारा वोट हमारी बहन जी के साथ है। साथियों, रोजगार पे पूछते हैं तो भटकाने के लिए क्या बोलते हैं? इनके सारे बड़े छोटे नेता मंच पर आकर क्या बोलते हैं कि भाई आज भारत में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इन समझदारों से कोई पूछे कि अगर भारत की आधी जनता तुम्हारे मुफ्त राशन पे जी रही है तो पिछले 10 साल में कितना रोजगार तुमने दिया? कहां है वो बढ़ता हुआ भारत? कहां है मेक इन इंडिया? कहां है डिजिटल इंडिया? सब झूठ और फरेब है साथियों, सब झूठ और फरेब है। इन मूर्खों से पूछो, वो 80 करोड़ जनता को तुमने जो मुफ्त राशन दिया है उसकी कीमत हम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है, हमारे बहुजन समाज को चुकानी पड़ रही है। कभी उन्होंने आज तक आपके सामने आके बोला कि वो कीमत क्या है? बताया उन्होंने आपको उसकी कीमत साथियों? कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी हालत खराब होती है बताने में कि कितना बड़ा धोखा किया है उन्होंने आपके साथ। साथियों, हमारी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करना पड़ रहा है तो हमारे समाज पर, हमारी जनता पर 2 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ता है। 2 लाख करोड़ जो आप जीएसटी के द्वारा इन सरकार को देते हो। आपको दूध खरीदना पड़ता है तो उसपे भी जीएसटी है। वो टैक्स का पैसा ये 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। आपको राशन कितना मिलता है? चलिए एक बारी को मान भी ले कि मुफ्त में राशन दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि जिसका नमक खाया है उससे गद्दारी नहीं करेंगे। मान लिया अगर आपने नमक खाया है तो गद्दारी मत करिए। तो सवाल पूछिए इनसे, मुफ्त का राशन की कीमत क्या होगी साथियों? महीने में कितने का राशन आपको दे देते होंगे? 500, 200 रुपए? मैं कहता हूं ये बहुत दूध के धुले हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से, बहुत सफेद तरीके से करप्शन किया। आपसे 1000 रुपए का राशन देते हो। मान लिया ये 1000 रुपए का राशन देते हैं। 1000 रुपए के हिसाब से साल में कितना राशन दिया? 12,000 रुपए का राशन दिया है ना? क्यों साथियों? 12,000 रुपए का राशन दिया। क्लास 4 की नौकरी लगेगी तो बच्चों बताओ महीने का कितना पगार मिलेगा? मैं कह रहा हूं अगर 20,000 रुपए की भी नौकरी लगेगी तुम्हारी तो साल में 2.5 लाख रुपए कमाओगे। साल में 2.5 लाख रुपए कमाओगे। तुम्हें मुफ्त में राशन देते हैं, तुम्हें 6,000, 12,000 रुपए का राशन देते हैं और तुमसे 2.5 लाख की नौकरी छीनने का काम करते हैं। ये है असली गद्दार, ये है असली फरेबी। साथियों, अगर इनका गुजरात मॉडल यही बोलता है कि 12,000 रुपए देकर 2.5 लाख रुपए का चूना लगाना है अपनी जनता को, तो भैया नहीं चाहिए तुम्हारा गुजरात का मॉडल। हमारी बहन जी का मॉडल बहुत अच्छा है। उनके राज्य में एटलीस्ट हमें रोजगार तो मिला। साथियों, इनका मोटो ये आपको नारा देते हैं, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। ये आपको बताते हैं कि इंडिया को, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु इन्होंने सिर्फ झूठ और फरेब के साथ और कुछ नहीं किया आपके साथ। इन्होंने कुछ नहीं किया साथियों। इनसे बड़ा नाटकबाज और ढोंगीबाजी मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आपको याद है 2014 में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके सामने वोट मांगने आए थे, आपको क्या बताया था कि विपक्षी पार्टियों की सरकार के चलते हुए महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था साथियों? 50 रुपया, 60 रुपया,
क्यों बताइए साथियों, यही था ना दाम। आज क्या पेट्रोल का दाम देते हो आप? 100 रुपया। परंतु अब इनकी छाती में दर्द नहीं हो रहा है। अब ये सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। अब ये नहीं बता रहे कि महंगाई बढ़ रही है। अब इनको गैस का सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1000 रुपया पार कर चुका है, पर इनको महंगाई नहीं चुभ रही। पर साथियों, मैं इन्हें नाटकबाज इसके लिए नहीं, मैं इनको नाटकबाज इसलिए कह रहा हूं कि जब ये महंगाई 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए पार कर रहा है, गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपया पार कर रहा है, तो इन्हें क्या जवाब देते हैं कि अरे प्रधानमंत्री जी का तोहफा है, प्रधानमंत्री जी का तोहफा है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिया, 10 रुपया गैस सिलेंडर से कम कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे दी। अरे भैया, सब्सिडी नहीं चाहिए, फ्री का गैस सिलेंडर भी नहीं चाहिए, तो महंगाई कम करके दिखाओ। जिसके लिए तुमने अपना सीना चाड़ के फाड़ा था, गला फाड़ के बोला था कि महंगाई सर पार कर गई है, हमारे गरीब भाइयों को दिक्कत हो रही है, तो आज वो वादा पूरा करो, करो पूरा वादा, करो महंगाई कम। साथियों, इन्होंने आपको हर स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। इन्होंने आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपकी महंगाई कम नहीं करी। इन्होंने एक ही काम किया है पिछले 10 सालों में, इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। तो आप जवाब दीजिएगा इन्हें कि भाई साहब, जब आप हमारे सामने खड़े होके मंच पर जब वोट मांगने के लिए, तो आप कटोरा लेके जाइएगा और वही कटोरा इनके मार के फेंकिए, फेंक के मारिए और बोलिए यही है मेरा वोट। साथियों, रही बात आपके अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार चल रही है और यहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सफलता से आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई और कुछ बोले, कोई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले, तो उन्हें पलटकर ये जवाब देना कि अरे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सेवा में दिन रात एक किया है, उनके पॉलिसीज, उनके ऑर्डर्स आते हैं, बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोलते हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर पास किया है अभी कि लड़कियां 8 बजे के बाद से प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगी, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोले कि वो किस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं। मजाक बना के रखा है उन्होंने आपकी सुरक्षा का, साथियों, मजाक बना के रखा है। उनके कार्यकर्ता, उनके भक्त आके आपको बोलेंगे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। वो आपको बोलेंगे उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने की। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। पर आज आप हमारी बहन बेटियों के लिए बताइए कि क्या किया है। अगर यूपी की सरकार ऐसे ऑर्डर पास करेगी कि वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि इसलिए वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, इसलिए वो शाम को नहीं पढ़ सकती, तो ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में बैठने का। साथियों, ध्यान रखिएगा, हम फिर आपके साथ आएंगे, हम फिर आपके बीच में रहेंगे, आपको ये याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह इस सरकार ने, इस सरकार ने यहां आपके बीच में आप पे राज कर किस तरह आपके साथ खिलवाड़ किया है। साथियों,
ये सरकार अपने आप को बहुत गर्व से बोलती है कि हम बुलडोजर की सरकार है, हम बुलडोजर की सरकार है। साथियों, अब आप ही बताइए, किसी का घर उजाड़ने में, अगर किसी का घर उजाड़ोगे वो बुलडोजर से, और आपको कोई बुलडोजर की सरकार बता दे, तो क्या वो कोई अच्छी बात होगी? क्या वो कोई गर्व की बात होगी? क्या कोई वो बात होगी जिससे आप सीना चौड़ के खड़े होके बोले कि हम बुलडोजर की सरकार है? बताइए, हाथ उठा के बताइए साथियों। क्या या फिर ये बात होगी बेइज्जती की? या आपकी बेइज्जती हो रही है जब आपको बोल रहे हैं आप बुलडोजर की सरकार हो? बताइए क्या होगा, पहला या दूसरा? बताइए साथियों, दूसरा या पहला? बेइज्जती होगी ना साथियों। ये हमारे युवा साथी हैं, आओ मेरे भाई ऊपर आओ, मैं बताता हूं, आओ। कोई बात नहीं, हमें पता है वो चढ़ जाएगा। आओ, आओ। बताओ भाई, क्या बताओ, अगर कोई बुलडोजर की सरकार हमारी जनता का घर उजाड़ती है तो वो फक्र की बात है कि खराब बात है? वो खराब बात है हमारे लिए। जो हम कहते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार, ये बुलडोजर गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। और आप सबका हमारा ये दायित्व बनता है कि आप और हम भाई साहब को उनको वोट दें और इन्हें भारी बहुमतों से जिताएं। साथियों, अभी मीटिंग के बाद, साथियों, ये मैं नहीं, आपका युवा साथी बोल रहा है। ये आपका युवा साथी बोल रहा है कि उसे भी समझ आता है कि बुलडोजर का सरकार का मतलब क्या होता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सरकार हमारे घर, हमारी छत उखाड़ने का काम कर रही है, अब समय आ गया है कि उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। साथियों, अब ना ये लोग पिछले 10 साल में रोजगार दे पाए। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ना वो नौकरी आपको मिली। इन्होंने बताया था कि काला धन लेके आएंगे, आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे भी बदल डाले और बोला कि काला धन खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अग्निवीर योजना चलाएंगे। हमारे युवा साथियों को एक झूठा भरोसा दिया। बाद में पता चला अग्निवीर योजना के तहत 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो साथियों, इन्होंने बड़े समझदारी से आपकी जड़ में दीमक लगाने का काम किया। इन्होंने आपको पहले पढ़ने नहीं दिया, उसके बाद आपको रोजगार नहीं दिया। इस तरीके से उन्होंने आपको अपने इतिहास से दूर किया, उन्होंने आपके रिजर्वेशन से दूर किया, उन्होंने आपका संविधान बदलने की पूरी कोशिश करी। तो साथियों, ऐसी सरकार हमें न चाहिए थी, न चाहिए है, न हम कभी आगे आने देंगे। साथियों, इसी क्रम में यहां पे विपक्षी पार्टियों में आपकी समाजवादी पार्टी भी आपके बीच में घूमने का काम कर रही है। बहुत लोगों ने बोला कि भैया, जिस तरीके से आपने उनका नाम लिया वो बहुत गलत था, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। परंतु मैं भी क्या करूं, जब वो हमारे भाइयों बहनों के हकों के लिए संसद में हमारे खिलाफ बोलते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। जब हमारे समाज पर अत्याचार करते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। तो मैं अपने शब्द नहीं बदलूंगा, मैं अपने शब्द बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मैं वही बोलूंगा फिर से जो उस दिन बोला था। ये लाल टोपी वाले फिर आपके बीच में आएंगे और आपके बीच में आपको टोपी पहनाने का काम करेंगे साथियों। परंतु इस बार इनकी टोपी इन्हीं को पहनाकर वापस भेज देने का काम करिएगा। साथियों, हमारे युवा और बड़े बुजुर्ग दोनों बोल रहे हैं कि इनकी साइकिल पे ये अपनी साइकिल पर चलकर आएंगे।
इस बार इनकी साइकिल का टायर पंचर अलग और सीटें अलग कर कर बेच खत्म करेंगे। साथियों, ये इतने गद्दार लोग हैं, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, आज उसी समाज पर जब अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता। ये हमारे सभी मुसलमान भाई जानते हैं। साथियों, परंतु रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ लोकसभा में बिल फाड़ने में इनकी जुबान के साथ साथ हाथ बहुत तेज चलते हैं। तो इनसे अब हमें बता देना है कि भैया, आप अपनी साइकिल को रखिए अपने घर में, आप अपनी लाल टोपी पहनिए अपने आप। हमारी सर पे हमारी नीली टोपी है, हमारे कंधे पे हमारा नीला पटका है और हमारे दिल में हमारी बहन जी बसती है। तो हमारा इस बारी का वोट हमारे नीले हाथी पर रहेगा। साथियों, इसी क्रम में मैं आखिरी बात अपने बीच में रखना चाहूंगा इन विपक्षियों के बारे में। एक और पार्टी है, वो अपना हाथ दिखा दिखाकर हमारा बेवकूफ बनाती आई है। आज बोलती है कि हम सभी अपने SC ST OBC वे पिछड़े समाज के लिए रिजर्वेशन का काम देने का काम करेंगे। परंतु उस कांग्रेस पार्टी से कोई पूछे कि भाई, पिछले 60 साल से जब इस भारत की आवाम ने तुम्हें सत्ता में बिठाकर रखा था, तो तब तुम लोग कहां थे? तब हमारा समाज तुम्हें याद नहीं आया क्या? 60 साल तक साथियों इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, हमें दबाने का काम किया है। आप जानते हैं ना कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमें किस किस को मेहनत करनी पड़ी थी, किसको संघर्ष करना पड़ा था। साथियों, किसकी सरकार थी? किसने गिराया उस सरकार को जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया? किसने? गद्दारों का नाम जरा तेज से लीजिए ताकि दिल्ली तक आवाज जाए। किसने? साथियों, यही भाजपा थी जिसने VP सिंह की सरकार को तोड़ने का काम किया था। जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया, बहन जी के दबाव, मान्यवर के दबाव में आकर, तब भी कांग्रेस के मुंह से चू नहीं निकली। साथियों, उसके बाद बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि के देने के लिए किसने संघर्ष किया? किसने संघर्ष किया? कहां थे ये कांग्रेसी? कहां थे ये कांग्रेसी जब बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देने की बात आई? नहीं दिया इन्होंने। वो भी बहन जी को, मान्यवर साहब को संघर्ष करना पड़ा। तो साथियों, जो आपके गुरु को, जो आपके भगवान को सम्मान नहीं दे सकता, वो उसके समाज को कहां से सम्मान देगा? साथियों, इन पे और बोलूंगा तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इनका खामखा वोट बढ़ जाए, कोई फायदा नहीं। हम अपनी बहन जी की बात रखते हैं आपके बीच में। आप बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं आपको बहन जी के कामों के बारे में बताता हूं, ताकि आप अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में जाए और बहन जी के बारे में बताएं। उन्होंने क्या किया अपने समाज के लिए, उनके कामों के बारे में बताएं। साथियों, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार चलाई है, तो उनको अभी तक ये अवसर नहीं मिला कि वो आर्मी को चला सके, परंतु उनके अंडर पुलिस फोर्स जरूर रही है। तो जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया, मुझे पूरा भरोसा है कि जब बहन जी
पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनकर जाएंगी तो हमारी आर्मी के लिए, हमारे देश के लिए उसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके अपने भारत को आगे कहां बढ़ाने का काम करेंगी। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए, जिसके लिए इस सरकार ने आपको धोखा दिया है। बहन जी ने अपने शासनकाल में गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। बहन जी ने सावित्रीबाई बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने अपनी सरकार में 7 लाख बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाने का काम किया। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा को फ्री किया। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में राशन नहीं बांटा, उन्होंने मुफ्त में राशन नहीं बांटा, उन्होंने बच्चियों को शिक्षा बांटी। क्योंकि वो कहते हैं ना, बाबा साहब क्या कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिए तो जिंदगी भर दहाड़े। तो साथियों, बहन जी ने मुफ्त में शिक्षा बांटने का काम किया। उसी के तहत चलते हुए बहन जी ने अपने गरीबों के लिए क्या किया, अपने प्रदेश के गरीब दो भाइयों बहनों के लिए क्या किया। साथ ही उन्होंने गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई, जिसके तहत 3,25,000 से ज्यादा बच्चियों को बहन जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, देश में पहली बार गरीब घर के पैदा हुए बच्ची को बहन जी ने लखपति बनाने का काम किया। इसी क्रम में साथियों, बहन जी की सरकार में प्रदेश में पहली बार व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीट आरक्षित करने का काम किया। और साथ ही साथ देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में 27% आरक्षण देने का काम किया अपने पिछड़े समाज के भाइयों को लिए। साथियों, साथ ही बहन जी ने अपनी सरकार में प्रदेश में अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को अपने खुद का घर देने का काम किया। साथियों, एक तरफ वो बेवकूफ बुलडोजर की सरकार है जो घर तोड़ती है, और एक तरफ बहन जी अपने गरीब भाइयों के लिए छत बनाने का काम करती है। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी, और सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया। साथियों, बसपा की सरकार के नेतृत्व में, बहन जी की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया, और अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथियों, साथ ही साथ बहन जी गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, और 6 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट के सभी भाइयों को रोजगार देने का काम किया। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही हमारी सरकार देश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम करेगी। साथियों,
इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आपसे मेरी व हमारी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी ये विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आप लोगों का वोट कोई खरीद ना पाए, आप लोगों का वोट कोई लूट ना पाए, आप लोगों का वोट कोई छल कपट से लूट ना पाए। साथियों, जाति धर्म मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर स्वार्थी ना अपने स्वार्थ के नाम पर आप लोगों को फंसाकर आपका वोट लूट ना पाए। तो साथियों, आप लोगों को यह अभी खास ध्यान रखना होगा कि इस आने आम लोकसभा चुनाव में आप लोगों को हमारे बीएसपी के सभी प्रत्याशियों को हाथी वाले वोटिंग मशीन पे हाथी वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी मुझे माफ कीजिएगा, जितनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं उस गर्मी में मुझे भी असर पड़ रहा है। गला सूख गया। यहाँ पर आप अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से वोट डालकर यहाँ पर हाथी को मजबूत करने का काम करें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। साथियों और साथियों और साथियों और साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बारी हमारे युवा साथी बहकावे में नहीं आएंगे किसी के। वो किसी के पीछे यूं ही लीला पटका डालकर यूं ही आगे नहीं चल पड़ेंगे। वो इस बारी अपने बड़ों की सुनेंगे। वो अपने दिल से नहीं दिमाग से सोचकर वोट डालने का काम करेंगे और यहाँ पर बीएसपी को विजय बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है हमारे युवा साथी अपने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के, हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के और हमारी आदरणीय बहन जी के भक्त है, भरोसेमंद भक्त है। मुझे क्षमा करना साथियों मेरे से गलत शब्द निकल गया। भक्त नहीं है। हमारे युवा साथी दिमाग से काम लेते हैं, वो समझदार हैं, उन्हें पता है कि उनका असली नेता कौन है। एक बार जरा बहन जी का नारा लगा दे और बता दे असली नेता कौन है। साथियों, अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों का एक बारी फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, आप लोगों से दरख्वास्त करते हुए कि आप हमारे यहाँ प्रत्याशी जी को भारी वोटों से जिताकर बहन जी को मजबूती से प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। जय भीम, जय भारत।